Hello friends, this is Sakshi and you're at my YouTube channel Enjoy Learning with साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स का लेसन 1 करने जा रहे हैं जिसका नेम है मोशन। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है पर कोई बात नहीं, आप फुल वीडियो देखना। फुल वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को बड़े ही शॉर्ट मेथड में समझाऊंगी और साथ ही साथ कुछ मेन पॉइंट्स और कीवर्ड्स के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब मैंने इस चैप्टर का नाम लिया, क्या नाम लिया? मोशन। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपके दिमाग में आया वो है कि मोशन क्या है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मोशन। सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। टाइम हम सबको पता है हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो अब मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी बॉडी में टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज आना। जैसे पहले बॉडी यहाँ थी और फिर बॉडी यहाँ पे आ गई, यानी टाइम तो बढ़ा, टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन भी अलग हुआ। इसी को कहते हैं हम मोशन। और अगर हम इसे कुछ डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट, जिनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि मोशन क्या है। अब हम मोशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा, यानी कि ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और स्पीड। इनमें से कुछ वर्ड्स आपके लिए नए होंगे जबकि कुछ वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा होगा, टाइम पढ़ा होगा, जबकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपके लिए न्यू होंगे। तो इनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड by attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in position of the body relative to that frame। यानी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। जैसे मुझे अपने घर का लोकेशन बताना है, घर की पोजीशन बताना है, तो मैंने कहा ये है मेरा स्कूल और ये है मेरा होम। तो मैं कहूँगी कि मेरा घर मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, यानी इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? मेरा स्कूल, क्योंकि स्कूल से कंपेयर किया है मैंने घर को, इसी वजह से मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा स्कूल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है रेफरेंस पॉइंट की। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे कोर्स में नहीं है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन है वो हमारे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला है रैंडम मोशन, जिसकी कोई भी फिक्स नहीं, कैसे भी चल सकता है। ठीक है, जैसे कि स्मोक का मूवमेंट। स्मोक जब भी चिमनी से निकलता है तो वो कोई फिक्स्ड पाथ क्रॉस नहीं करता है, वो कैसे भी चला जाता है, और उसी को कहते हैं रैंडम मोशन। फिर आता है रेक्टिलिनियम। अब हमने पढ़ लिया रैंडम मोशन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो सबसे पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तब हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फिर आता है कर्वीलिनियर मोशन। अगर कर्व लाइन में मोशन होगा तब कहलाएगा कर्वीलिनियर मोशन, और अगर वही वो सर्कुलर पाथ में क्रॉस करेगा तो वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। फिर आता है रोटेशनल मोशन, जिसमें हमारे रोटेशंस आते हैं। ठीक है, यानी जिसमें भी रोटेशन होंगे वो कहलाएगा रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन हमेशा ऑब्जेक्ट अपने खुद के एक्सिस में करता है। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रू टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म ऑसिलेशंस। ठीक है, जैसे कि हमारा बॉब ऑफ द पेंडुलम को हम देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा, यानी जहाँ से शुरुआत की घूम फिर के वहीं पे आएगा, यानी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, और वैसे ही मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन मोशन। तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि मोशन के कॉन्सेप्ट के लिए कुछ टर्म्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो इस स्लाइड से हम उन्हीं टर्म्स को जानने की शुरुआत करेंगे।
तो सबसे पहला टर्म है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यानी एक बॉडी ने कितना लेंथ ट्रैवल किया है वो कहलाता है कि उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है। जैसे एक इंसान है, वो यहाँ से भागना शुरू कर रहा है, ठीक है, भागते 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 वापस यहाँ पे आ रहा है, यानी टोटल लेंथ जो थी वो इसकी क्या हुई, 400 मीटर ही हुई, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 400 मीटर है। यानी कि जितना एक्चुअल लेंथ जो वो बॉडी कवर कर रहा है वो कहलाता है उसका डिस्टेंस मूव। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया तो यही कहलाएगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस से ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट जन्म लिया है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। एकदम डिस्टेंस जैसा होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। यानी ये इनिशियल पोजीशन यानी जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे वो अपनी मूवमेंट ख़त्म कर रहा है उनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसी सर्कल में जहाँ पे हमने डिस्टेंस को समझा वहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं। यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ठीक है, अब यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आ गया, यानी उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अब इनिशियल और फाइनल में इसी वजह से कोई डिस्टेंस नहीं रहा, यानी कि ज़ीरो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। क्यों हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही छोटा सा अंतर है जो हमें ध्यान रखना है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ को देखते हैं। अगर एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू कर रही है, यहाँ पे उसने कवर किया 3 मीटर, फिर साइड मुड़ के 4 मीटर, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा 7 मीटर। पर अगर हमें कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो शॉर्टेस्ट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आएंगे तो रास्ता लंबा पड़ जाएगा, इसलिए शॉर्टेस्ट वाला ये है, तो डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो कि निकलेगा 5 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्टेंस जान लिया, डिस्प्लेसमेंट जान लिया, अब हम बढ़ते हैं स्पीड की तरफ, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी स्पीड क्या होता है, एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिट टाइम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया गया है स्पीड कैलकुलेट करने का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी एनसीईआरटी ने कुछ इनके लिए वर्ड्स बनाए हैं, जैसे स्पीड को डिनोट करने के लिए हम वी को यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए एस और टाइम के लिए टी। तो इसी वजह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखते हैं कि यूनिट क्या है, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है, तो ठीक उसी प्रकार स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम ms-1 भी लिखते हैं। अब आप सोच रहे इसे ms-1 क्यों लिखते हैं, तो मीटर अपॉन सेकेंड का मतलब क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर इंटू 1 अपॉन एस। तो इसी एस को जब ऊपर लाएंगे, यानी यहाँ पे इसकी पावर 1 है, पर यही जब ऊपर जाता है तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा m इंटू एस -1, यानी कि ms-1, यानी इसी वजह से इसका ये फॉर्मूला आया है। Since speed has only magnitude, it is a scalar quantity. क्योंकि स्पीड के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे क्वांटिटीज़ में क्या प्रॉब्लम आ गई, तो क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर में वो आ जाते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर सेकेंड -1, यानी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो कहलाती है स्पीड। जबकि जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी मैग्नीट्यूड तो है ही साथ उनके पास क्या है, डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब हम उन्हें कहते हैं वेक्टर। पर स्पीड के पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, इसी वजह से वो कहला रहा है स्केलर क्वांटिटी।
अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी भी स्पीड के जैसा होता है, बस जितना अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है उतना ही अंतर स्पीड और वेलोसिटी में होता है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी होती क्या है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। यानी हमें मोशन के रेट के बारे में अगर और अच्छे से जानना है, यानी और ज़्यादा मीनिंगफुल हमें उसे बनाना है, तो हम उसकी स्पीड तो रखते ही हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो रहते हैं, पर साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम वेलोसिटी में करते हैं। स्पीड तो उसकी रहती ही है, पर साथ साथ हम स्पीड की डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं कि इतना मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, इतना मीटर पर सेकेंड साउथ, एक्स मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये चीज़ें आ जाती है उसमें। यानी अगर हम स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें तो वो बन जाती है वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं असल में क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी वेलोसिटी वो चीज़ है, यानी एक बॉडी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करती है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। जैसे कि देख लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू होती है v, डिस्प्लेसमेंट की s और टाइम टेकन की t। तो इसका भी वही फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल्स टू s अपॉन t। सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो अब इस वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसी वजह से क्या कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, गाड़ी में हमने एक फंक्शन सुना है कि एक्सेलरेट करो, तो उसी से रिलेटेड है ये एक्सेलरेशन। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यानी वो क्वांटिटी जिससे हमें वेलोसिटी में चेंज का पता चलता है उसे ही कहते हैं हम एक्सेलरेशन। अब ज़रूरी नहीं है सारी ऑब्जेक्ट्स मतलब जिस वेलोसिटी के साथ स्टार्टिंग की उसी वेलोसिटी के साथ रुके भी। ठीक है, यानी सबकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बीच बीच में अलग अलग हो सकती है। उसी को मापने के लिए एक वो यूनिट बनाया गया जिसे हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। सो अगर हम इसे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट की जैसे ही बात करते हैं कि हमारा यानी डिवाइस में हमारा डेनोमिनेटर में टाइम आ जाता है। रेट का मतलब यही होता है कि टाइम से डिवाइड कर दो, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी यानी जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो आता है उसे हम डिवाइड करते हैं टाइम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। आप ये सिंबल्स याद कर लेना। ठीक है, अपॉन टाइम यानी कि t, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे फॉर्मूला से भी आपको रिप्रेजेंट किया है मैंने। अब नीचे एक पॉइंट दिया है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड माइनस 2। यानी जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो इसके एक बड़ी इजी सा वे होता है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी में से डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड में से हमने 3 मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे वेलोसिटी में चेंज कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारा टाइम भी मान लेते हैं कि 2 सेकेंड है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बट दो चीज़ हमारे पास रहेंगी, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला आता है मीटर अपॉन एस स्क्वायर। यानी कि इसी वजह से हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमने जो भी चीज़ यूनिट्स दी है वो ऐसे ही हमने नाम नहीं दे दी, हमने सोच समझ के दी है। तो इसी वजह से अगर एग्जामिनेशन में आपको एक्सेलरेशन का आता है यूनिट और आपको नहीं आता तो आप बस से कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट
कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशंस में अगर आपको कुछ ना याद आए तो आप कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस से कंपेयर करके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स। ये चीज़ आपको मैथ्स में पढ़नी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसमें आपको इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि कैसे आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हो ग्राफ पे। सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। हमें पहले से पता है कि एक ग्राफ पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। सो लेट्स रिकॉल देम, तो थोड़ा सा उन्हें याद कर लेते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू प्लॉट पॉइंट्स 3, 4 ऑन द ग्राफ, इट विल बी एज फॉलोज। ठीक है, अगर मुझे मतलब करना है, पॉइंट प्लॉट करना है, मैंने आपको दे दिया 3, 4 मुझे प्लॉट करना है, तो फिर इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब भी हम प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। कौन कौन से एक्सिस? ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, वाई होता है वो ऊपर की तरफ यानी अप की तरफ होता है, और ये एक्स जो होती है वो लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, तो जब जब भी हम आपको 3, 4 यानी इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्मूला में रहते हैं। ठीक है, सो एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 3, 4, यानी जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 3 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4, यानी x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, इनको ऐसे बढ़ाते जाएंगे और जहाँ पे वो मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है हमारा? ये, जिसको मैं अभी ए से लेबल कर रही हूँ और साइड में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। तो आप मुझे फटाफट बताइए कि कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेट होता है एक्स कोमा वाई। ठीक है, यानी जो पहले नंबर लिखा होगा उसको आपको एक्स एक्सिस पे लोकेट करना है और जो बाद में लिखा होगा वो आपका वाई एक्सिस पे चला जाएगा। इन दिस सिमिलर वे वी कैन प्लॉट मेनी अदर पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। तो होमवर्क में आप मुझे 5, 6 और 7, 8 प्लॉट करके बताएं। ठीक है, तो अब हमने सीखा पिछले पेज पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम पॉइंट्स को कहाँ प्लॉट करते हैं आप बताइए। आप बोलोगे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तब हम पढ़ेंगे ग्राफ क्या होता है और इसके किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी भी चीज़ को हम पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, हमें पता है एक्स और वाई। एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। अगर एक्स की हमने कोई वैल्यू रखी तो उसी पे वाई डिपेंड करेगा। ठीक है, independent variable is taken along x axis and dependent variable is taken along y axis। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा x एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y एक्सिस, यानी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमने x क्या लिया है। तो अब बहुत तरह के ग्राफ्स होते हैं फिजिक्स में, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इनके बारे में अगली स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ते हैं। सो इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या था हमारा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया कि हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, पर हम पॉइंट्स को प्लॉट कहाँ करते हैं? तो हमें पता है कि हम पॉइंट्स को कहाँ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ्स पे। आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं और ये किस किस टाइप के होते हैं। सो अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन तो है, तो अगर हम उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम नेम देते हैं ग्राफ। इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, मैथ्स में हमने पढ़ा है।
तो दो वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उनमें से पहला होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो अब इन दोनों की एक खासियत होती है कि एक होता है इंडिपेंडेंट कि उससे हम कुछ भी रख सकते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट यानी कि पहले वाले को क्या रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो जो इंडिपेंडेंट वाला है वो है एक्स, ठीक है, यानी एक्स को कुछ भी ले सकते हैं, और एक्स के बेसिस पे डिपेंड करता है हमारा वाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फिजिक्स में बहुत सारे तरह के ग्राफ हैं। अब हमारे चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। टाइम हम सबको पता है। अब हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों का पता चले, उसी को नेम देते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The change in the position of a body with time can be represented on the distance time graph. यानी किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। In this graph, distance is taken on the y-axis and time is taken on the x-axis. और इसी ग्राफ में दो चीज़ें पता करती है हमें, डिस्टेंस और टाइम। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो उस पर होता है टाइम, सॉरी, y एक्सिस पे होता है डिस्टेंस और x एक्सिस पे होता है टाइम। इसे यहाँ मैं आपको समझने के लिए बना रही हूँ। तो ये है हमारा x एक्सिस, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, टाइम, और ये है y एक्सिस, इसीलिए ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, अब स्पीड भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड, और वही अगर हम अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाना है तो फिर उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इस तरह की, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो ये है यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड कवर करती है। अब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड ऑफ कवर करेगी, इसी वजह से ये स्लोप जो कि उसकी स्पीड को दर्शाता है वो तो सेम ही रहेगा, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आगे देखते हैं। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी किसी भी बॉडी के स्पीड को हम डिनोट कर सकते हैं उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, क्योंकि स्पीड के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है टाइम, और दोनों हमारे पास होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। दे आर यूज टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ इट गिव्स द स्पीड ऑफ बॉडी, और इसी के स्लोप में हमें बॉडी की स्पीड भी पता चल जाती है। अगर मैं ऐसा बना रही हूँ तो ये स्लोप जो है यही बता देगी कि ये स्लोप उसके स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनने पे भी तीन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो फिर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल हो, यानी कि टाइम एक्सिस से कभी ना मिलती हो, जैसे कि ये बनाई है मैंने। इससे क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस सेम है, टाइम में बस इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है पर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। आगे देखते हैं। आगे अगर ये है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी जो बनेगी स्लोप वो क्या होगी, लीनियर। अब देखते हैं तीसरा और आखिरी ये है कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए दो तरीके से, एक इस तरह से बन सकता है और एक इस तरह से। इस तरह से बताता है कि कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बट टाइम ज़्यादा लगा रही है, यानी कि स्पीड घटेगी, और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ले
कवर कर रही है और टाइम कम ले रही है, इसी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी। और ये जो कर्व्स हैं, ऐसे ऐसे ये जो कर्व्स बन रहे हैं, इन्हें ही हम नेम करते हैं पैराबोला। यानी जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा और उतना ही ज़्यादा स्पीड भी होगा। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे तरह के ग्राफ पे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स स्लोप गिव्स वेलोसिटी। यानी जो डिस्प्लेस टाइम ग्राफ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, और इसके स्लोप से हमें वेलोसिटी पता चलती है। जिसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से पता चलता था हमें उसकी स्पीड, ठीक उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि जिस भी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट ने अपना हाथ पड़ा लिया वो चीज़ हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब 3 तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं, ये भी एकदम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह होते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ठीक ऐसे ही बनता है, पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि उसके डिस्टेंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। आगे देखते हैं, अब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो हमने बना दिया एक लीनियर लाइन। ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब जो हर बार अलग अलग रिजल्ट है, उसे ही कहते हैं वेरिएबल। तो अगर कोई बॉडी वेरिएबल मूव कर रही है तो उसके लिए इस तरह का बनाते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। ऐसे में वेलोसिटी बढ़ती है और ऐसे में वेलोसिटी घटती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जिसमें वेलोसिटी भी है और साथ ही साथ टाइम भी है। ठीक है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इट्स स्पीड। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है बिना अपना डायरेक्शन बदले, तब क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल होगी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमें पता चलता है एक्सेलरेशन। यानी किसी भी चीज़ का हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें पहली क्वांटिटी को देखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे टाइम। तो इससे वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्रिएट करोगे जिससे आपको आराम से पता चल जाए। द एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया वो इसी से हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ के भी 3 केसेस हैं जो कि हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला केस। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड यानी सेम स्पीड से चल रही है तो कैसा होगा? सेम स्पीड से चल रही है यानी वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ टाइम बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम इस तरह का बनाते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड क्या होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रही है तो उसे ही कहते हैं उसकी कांस्टेंट स्पीड, यानी कि सेम स्पीड है। ठीक है, अब कोई बॉडी चल रही है विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, जिसकी स्पीड तो चेंज हो रही है बट चेंज का रेट भी यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसे ही कहते हैं हम यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। स्पीड तो चेंज हो रही है पर यूनिफॉर्मली हो रही है, यानी कि इक्वल रेट से। अगर ये इंक्रीज़ होती है यूनिफॉर्मली तो हम इस तरह का बनाते हैं, और वही अगर ये डिक्रीज़ होती है यूनिफॉर्मली तो हम इस तरह का बनाते हैं। अब हम तीसरा केस देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी स्पीड तो चेंज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्म रेट में, यानी फिक्स्ड रेट नहीं है, यूनिफॉर्म रेट की तरह नहीं है, तो इस तरह का बनाते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पॉजिटिव होगा हमारा एक्सेलरेशन, और वही अगर ये नीचे की तरफ जाती है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमने 3 तरह के कर लिए टाइम ग्राफ। अब हम लास्ट टाइम ग्राफ पे आते हैं जो कि है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस यानी कि इसमें 2 चीज़ होंगी, एक होगा एक्सेलरेशन और दूसरा होगा टाइम। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके लिए हम इस तरह का बनाएंगे। ठीक है,
एकदम टाइम के पैरेलल और उसके काफ़ी क्लोज भी है ये। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर हम इस तरह का बनाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमारे कुछ इक्वेशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये 3 मोशन की इक्वेशंस है जिनसे आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके लिए ये 3 इक्वेशंस है जिसको यूज़ करते हैं, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये इक्वेशंस कैसे डिराइव हुए, इसके लिए मेरी पर्सनल मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, जो कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे है जिसका नाम है माया क्लासेस, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस के नाम बता रही हूँ, जहाँ पे u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। अब हम थोड़ा सा जो लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम दिया है चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे ही हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन क्या होता है? If a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. अगर कोई बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट डायरेक्शन। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा बॉडी की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कोई भी सर्कल हमारा पॉलीगॉन नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट्स नहीं है, और इसी वजह से उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है जिसमें वो ट्रैवल करे। ये हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई 2πr। हमें पता है कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। तो अगर एक बॉडी को टाइम लगता है t उस सर्कुलर पाथ से जाने में, तो उसकी वेलोसिटी कहला जाएगी 2πr/t। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, ये एक लौता फॉर्मूला है जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। v इक्वल्स टू 2πr/t। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7। ठीक है, so thanks for watching my video and subscribe for more updates.